हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम डिस्कस करेंगे एचपीएस एग्जाम जीएस 1 के पेपर मेंस जो पेपर होता है आपका एचपीएस मेंस एग्जाम, उसमें जीएस 1 का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए थे 2021, 23 और 24 के पेपर में। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री के पूछे गए थे, खासतौर पे मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये आपसे पूछा गया था पेपर में। ऐसे क्वेश्चंस जो हमने पीछे 2016 से 20 के एग्जाम पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, किसी वॉइसरॉय के पीरियड के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो ऐसा ही 2021 के पेपर में भी था। तो इसको कैसे आपको आंसर करना था कि जॉन लॉरेंस के बारे में पूछा गया है। तो जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में वॉइसरॉय थे, ये आप बताएंगे शुरू में। साथ ही आप बताएंगे कि ही इज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब फॉर हिज रोल ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो उन्हें सेवियर ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने जो बनाई वो बड़ी कमाल की थी, उसके लिए वो जाने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, और एम्पायर को जो उन्होंने स्टेबलाइज करने की कोशिश की उसके लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो की इवेंट्स जो इनके समय पे हुए, पहले तो अफगानिस्तान के टुवर्ड्स इनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ 1867 से 69 के बीच में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे उन्होंने बहुत सारी कॉस्टली वॉर्स जो हो सकती थी ना वो होने से बचा ली। तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जो कंफ्लिक्ट हो रहे थे उसको बहुत हद तक अवॉइड किया, और वॉर होने से बहुत हद तक उसे अवॉइड किया या डिले किया। ठीक है, जो बाकी और भी ज्यादा आगे वॉइसरॉय चाहते तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनकी तरफ से। उड़ीसा फेमाइन 1866 में, वो भी इनके टेन्योर में हुआ था। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि वो उड़ीसा में फेमाइन के बाद रिलीफ मेजर्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करा पाए थे, और बहुत मैसिव लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हुआ था। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स इनके समय पे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुई 1865 में, ऑल्दो 1866 तक ऑपरेशनल हुई, पर इनके समय पे हुई हाई कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक बहुत बड़ा कदम था। ऊपर से शिमला वाला भी एक आप कह सकते हैं कि शिमला, ऑल्दो डिसीजन 1854 में हो गया था, लेकिन शिमला वाज मेड एज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर या समर कैपिटल, वो बनाई गई थी 1864 में जब ये आ गए थे जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इनके इवेंट, इनके पीरियड में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बरिंदर कुमार घोष इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बरिंदर कुमार घोष, ठीक है, अब देखते हैं बरिंदर कुमार घोष। देखो, एक एक पर्सनालिटी है जो फ्रीडम स्ट्रगल से, बरिंदर कुमार घोष, उनके ऊपर ये सवाल पूछा गया। तो आप इंट्रोडक्शन जो ऐसा बनाना था, 4 मार्कर जो पूछे जाते थे उस समय, उसमें बरिंदर कुमार घोष के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। सेम अगर 8 मार्कर 12 मार्कर में आज भी पूछते हैं तो भी आप यही करेंगे। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट हिम। बरिंदर कुमार घोष यंगर ब्रदर थे श्री अरबिंदो घोष के, और रेवोल्यूशनरी लीडर थे। अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, फिर उन्होंने यंग जनरेशन को, यंग जो लड़कों को इंस्पायर किया, यंग इंडियंस को इंस्पायर किया कि वो आर्म स्ट्रगल करें ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और कई सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के जरिए उन्होंने ये ज्यादा से ज्यादा यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश की। अब उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे एक बार देख लें। उन्होंने जुगांतर ग्रुप को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बरिंद्र कुमार घोष जुगांतर ग्रुप के फाउंडर्स में से थे, और बंगाल में इसने काम क्या किया कि यूथ को, युवाओं को ट्रेनिंग दी थी, और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए जो है वो उनको प्रेरित किया था। तो ये इन्होंने किया। अलीपुर बॉम्ब केस, ये वो केस है जिसमें प्रफुल्ल चाकी और उनके साथी ने बॉम्ब फेंक दिया था। ठीक है, और ये जो पूरा अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी था जिसमें एक मजिस्ट्रेट के ऊपर बॉम्ब फेंका गया था, तो ये अलीपुर बॉम्ब केस जो है वो, इसकी मास्टरमाइंड, प्लानिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वो सब बरिंदर कुमार घोष। तो उन्होंने बॉम्ब फैक्ट्रीज बनाई थी, और प्राइम अक्यूज भी थे अलीपुर बॉम्ब केस में, और उन्हें डेथ सेंटेंस भी दी गई थी उसके लिए, और बाद में उसे कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया था। उनका बाद का रोल अगर कहें तो 1920 में जब वो रिलीज हुए जेल से, तो वो जर्नलिज्म की तरफ चले गए, और राइटिंग्स में जो है वो पार्टिसिपेट करने लगे, मतलब लेख लिखने लगे, और उसके बाद भी नेशनलिस्टिक आइडियाज और नेशनलिस्टिक एंडेवर्स में उनका योगदान रहा। ठीक है,
तो ओवरऑल मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी दिए हैं, वैसे तो पेपर में जो पूछा था तो इतने ही थे, लेकिन अगर आपसे 8 और 12 मार्कर में पूछे तो जैसे मैंने एडिशनल चीज डाल दी है, जैसे कि रेवोल्यूशनरी पब्लिकेशंस, जुगांतर पत्रिका उनके इनिशिएटिव्स में चलती थी, उन्होंने चलाई थी। उसके अलावा उन्होंने रेवोल्यूशनरीज को इंडिया के बाहर भी प्रेरित करने की कोशिश की, इंटरनेशनल लिंक्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में उन्होंने एक्सटेंसिवली रेवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिखी, अर्ली रेवोल्यूशनरीज के योगदान के बारे में बताया, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उससे इंस्पायर हो। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ओवरऑल इनका रोल फिर एक बड़े पीरियड में, राइट फ्रॉम 20th सेंचुरी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतना रहा जिससे उन्होंने हमेशा लगातार यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश की। वो आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं अगर वो 8 मार्कर या 12 मार्कर में पूछते हैं तो। नेक्स्ट, डिस्कस द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख। ये था क्वेश्चन कि गोपाल हरि देशमुख का सोशल कंट्रीब्यूशन आपको बताना था। गोपाल हरि देशमुख जिन्हें लोकहितवादी नाम से जाना जाता था, अब वो सोशल रिफॉर्मर थे और महाराष्ट्र के एक प्रोमिनेंट थिंकर माने जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपनी राइटिंग से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की और सोशल इविल्स के अगेंस्ट उन्होंने एक बीड़ा उठाया और प्रोग्रेसिव आइडियाज को समाज को देने की कोशिश की थी। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे तो एक बार हम देख लें वो क्या है, कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, जैसे उनका फेमस शतापत्रे एस्से जो थे, उसके जरिए उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्रिटिसाइज किया। सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास थे, ब्लाइंड रिचुअल थे, उनको भी उन्होंने जो है वो गलत बताया और लोगों के अंदर रैशनल थिंकिंग लाने की कोशिश की। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अब इसमें देखो उन्होंने विमेन राइट्स, ठीक है, दूसरा विमेन राइट्स, पहला हो गया आपका एडवोकेसी थ्रू राइटिंग जैसे शतापत्रे एस्से। ठीक है, उसके अलावा विमेन राइट्स, उन्होंने विडो मैरिज को प्रमोट किया कि महिलाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए जो विधवा हो गई हैं। विमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने कदम उठाए, जेंडर इक्वालिटी की उन्होंने बातें की, और इससे उन्होंने महाराष्ट्र में एक बड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख। उसके अलावा एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, उन्होंने सोशल इक्वालिटी की बात की, साथ ही उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज जो है वो स्प्रेड करने के लिए वो चाहते थे, ताकि ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो महाराष्ट्र में सोसाइटी का। ठीक है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और पॉइंट्स भी डाल दिए हैं एडिशनल, ऑल्दो 3 ही पूछे गए थे पेपर में। जैसे उन्होंने प्रीस्टहुड को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया अपने जर्नल्स ज्ञान प्रकाश के जरिए। ठीक है, और इंडियंस को के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड, नेशनल प्राइड जो है उन्होंने जगाया, और साथ ही सोशल इक्वालिटी को उन्होंने लगातार सपोर्ट किया, अनटचेबिलिटी को जो है वो खत्म करने के लिए के उन्होंने प्रयास किए और इक्वालिटी पे जोर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये था राइट अ क्रिटिकल नोट, देखो क्रिटिकल नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ऑल्सो डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर्स। तो ये आपको करना था यहाँ पे। देखो सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म एक फिनोमिना वैसे जनरली रशियन रेवोल्यूशन के बाद से उभरा और भारत में भी बहुत पॉपुलर हुआ। सोशलिज्म सोशो इकोनॉमिक फिनोमिना है, देखो इसकी बात हम कर लेते हैं एक बार। सो इज द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, कि ये समाज में, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है कि राजतंत्र किस तरीके से चलना चाहिए और समाज में लोगों के लिए किस तरीके से सोचा जाना चाहिए, दोनों को इंटीग्रेट करती है। ठीक है, ये कहती है कि एक कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए जिसमें जो भी सरकार है ताकत में, वो लोगों के नाम पर सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हो, जो इंश्योर करे इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। ये सोशलिज्म है। ठीक है, तो ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल विरोधी के तौर पे, क्रिटिक के तौर पे 19th सेंचुरी में ये एक विचारधारा पनपी और इसका मकसद था कि क्लास इनइक्वालिटीज को खत्म करना। कैपिटलिज्म के चलते जो एक बुर्जुआजी क्लास और एक प्रोलेटेरिएट क्लास बन गए थे, उनके डिफरेंसेस को खत्म करना इसका मकसद था। और मकसद था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि पैसा जो है वो सही तरीके से बराबरी से लोगों में बटे। सोशलिज्म का ये मेन प्रिंसिपल। थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने इसके साइंटिफिक आधार तैयार किए। उन्होंने बताया ये क्यों होना चाहिए, क्यों ये सब इक्वालिटी और ये सब सोशल एंडेवर्स होने चाहिए, वो उन्होंने पूरा साइंटिफिक तरीकों से बताया। और बाकी लोगों ने डेमोक्रेटिक और रिफॉर्मिस्ट पाथ के जरिए भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। ठीक है,
अब क्रिटिकल नोट आपको लिखना था, तो पहली बात तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन के तौर पे शुरू हुआ था सोशलिज्म, जहां कैपिटलिज्म की वजह से जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आ गई थी। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या था कि ये इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करता था कि हर एक को बराबरी से संसाधनों पे जो है वो संसाधनों में हक मिले और वर्कर्स का वेलफेयर इंश्योर हो, और साथ ही कलेक्टिव गुड और प्रॉफिट हासिल करना मकसद था। क्रिटिसिज्म ओवरऑल देखिए इसका, तो ज्यादातर स्टेट यानी जो पॉलिटिकल पावर है वो एक ग्रुप के हाथ में चली जाती है जो संसाधनों पर नियंत्रण करती है। इसमें प्राइवेट ओनरशिप के लिए जगह नहीं रह जाती, जिसकी वजह से होता क्या है कि शायद जो तरक्की या प्रोग्रेस सोसाइटी में पॉसिबल हो सकती है वो जो है वो डिनाई कर दी जाती है। इंडिविजुअल लिबर्टीज बहुत हद तक खत्म कर दी जाती हैं, एफिशिएंसी और इनोवेशन भी कम हो जाता है क्योंकि कंपटीशन नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको बहुत हद तक क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हिस्टोरिकल वीकनेसेस क्या है कि रिजिड कम्युनिस्ट सिस्टम यूएसएसआर का इसी वजह से कोलैप्स कर गया, क्योंकि उन्होंने नई सोच को, इनोवेशंस को नहीं आगे आने दिया, कंपटीशन था ही नहीं उनकी मार्केट में, यूएसएसआर इसीलिए कोलैप्स करता है। तो ये वीकनेस भी हमने देखी है। और कंटेम्पररी रेलेवेंस, तो कुछ लिमिटेशन जरूर है सोशलिज्म की, लेकिन ऑल्दो इट हैज अ पॉजिटिव साइड टू। इसकी वजह से समाज में जहां पर भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है उनको ऊपर आने का मौका मिलता है, संसाधनों में उन्हें बराबर हक मिलने लगते हैं, ठीक है। तो इससे सोशल जस्टिस इंश्योर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है। तो हमने दोनों ही साइड जो है वो क्रिटिकल नोट में दोनों ही चीजें जो है कर ली, उसका क्रिटिसिज्म भी, हिस्टोरिकली जो वीकनेसेस थी वो भी, और क्या कंटेम्पररी रेलेवेंस है वो भी, ठीक है। फिर सैलिएंट फीचर्स में आते हैं। होता क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है जिसमें स्टेट के हाथ में ओनरशिप होती है, एक कम्युनिटी के हाथ में ओनरशिप होती है, सब चीजें प्रोड्यूस करने का अधिकार उस ग्रुप के हाथ में होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है जिससे इनकम गैप्स कम करने की कोशिश की जाती है और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली करने की कोशिश होती है या किया जाता है उसके जरिए, तो ये हम कह सकते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक अप्रोच होती है जिसमें सब संसाधन किसके लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे, कितने किए जाएंगे और किस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरीके से, वो सब इसमें होता है। क्लासलेस सोसाइटी, इसमें कैपिटलिस्ट वर्कर कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति नहीं होती क्योंकि कम्युनिटी ओन करती है, पॉलिटिकल ओनरशिप भी और सारी चीजें, तो इसी वजह से इसके अंदर कोई कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट क्लास नहीं है। सोशल जस्टिस, वेलफेयर मेजर्स इसमें होते हैं ताकि सबसे निचले वीकर सेक्शन को एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट देके उसे उबारा जा सके। तो दीज आर सैलिएंट फीचर्स। कंक्लूजन ओवरऑल देखें तो सोशलिज्म मींस रेलेवेंट, रिमेन्स रेलेवेंट फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। अब देखो, आज भी वही जो हमने बात की थी कंटेम्पररी रेलेवेंस में कि इंपॉर्टेंट तो ये है, चाहे दुनिया भर के देश कैपिटलिस्टिक सिस्टम में मानते हो, बट समवेयर समहाउ कभी ना कभी उन देशों में भी सरकारों को इंटरवीन करना पड़ता है ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अमेरिका में 1929 में वहां की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और ये भयंकर क्रैश था। उसके बाद डिप्रेशन का टाइम आया या भयंकर रिसेशन देखने को मिला, और इसकी वजह से फिर सरकारों को इंटरवीन करना पड़ा ताकि लोगों को हो रही ज्यादतियों से वो कुछ रिलीफ दिला सके। यानी कि सोशलिज्म इज अ नीड। इसमें इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, न्याय और वेलफेयर इंश्योर करने के लिए ये इसमें रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक कम्युनिटी ओनरशिप जो है वो अपने हाथ में लेती है और इंश्योर करती है कि पूरा जो रिसोर्सेज है वो सही तरीके से सब लोगों में बांटे जाए, ठीक है। पर रिजिड मॉडल्स जिसमें कोई इनोवेशन नहीं होता वो फेल होते हैं। तो देयर मस्ट बी अ ब्लेंड ऑफ socialistic and capitalistic principles and they should go with hand in hand, और एक mixed economic model is the best model। socialism उसमें best practice किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा conclusion होना चाहिए, ठीक है। next is give a detailed account of the rise of modern industry in India during the British rule। What were the causes of its slow and unbalanced growth? अब ये तो बहुत आसान है हमें। देखो, मॉडर्न इंडस्ट्री जो भारत में थी वो ब्रिटिश रूल में, इसमें एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, ठीक है। ये एकदम से कोई बूम नहीं आया इंडिया में। देखो,
क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसी जो थी ना शुरू में तो वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन की थी, ठीक है, और उसने किसी ना किसी तरीके से समहाउ हमें ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया। शुरुआत में मिड 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी जैसे कॉटन, जूट, कोल, स्टील, ये प्राइमरली यूरोपियन इनिशिएटिव्स पे शुरू की गई थी और इसमें कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने भी इसमें सपोर्ट किया बाद में। लेकिन इंडस्ट्रीज जो थी ना वो इनकी ग्रोथ अनइवन रही क्योंकि हाफ हार्टेड अप्रोच थी। हमेशा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने की कोशिश थी, वहां पर इकोनॉमिक गेन्स जो है वो लाने की कोशिश थी। यहाँ पे इंडस्ट्री सिर्फ ये थी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करती रहे। रीजन स्पेसिफिक तो अनइवन थी, कुछ रीजन में ही जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो डेवलपमेंट किया, कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। और सीधी सी बात थी, स्ट्रक्चरली उनको सपोर्ट नहीं किया गया, लिमिटेशंस थी। जैसे ब्रिटेन में सपोर्ट किया गया था इंडस्ट्रीज को वैसे नहीं, और कॉलोनियलिज्म के चलते ज्यादा बेनिफिट भी सिर्फ वहीं देने की कोशिश की गई थी, भारत में नहीं। तो राइज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ, सबसे पहले अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहां देखने को मिलती है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बॉम्बे में जो है आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई, और क्योंकि वहां पे कॉटन जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में बहुत आसानी से मिल जाता था, तो इसीलिए वहां पे शुरू हुई। जूट बंगाल में, क्योंकि जूट वहां पे रॉ मटेरियल था, ठीक है, जूट की इंडस्ट्री वहां लगी। कोल माइनिंग रानीगंज बंगाल में, और टाटा आयरन स्टील कंपनी ये बिहार झारखंड रीजन्स में, क्योंकि वहां पे इन चीजों की जो है वो काफी जो है वो आप बहुतायत थी या फिर बहुत ज्यादा पाए जाते थे। तो ये सब हुआ। प्लांटेशन इंडस्ट्री भी एस्टैब्लिश की अंग्रेजों ने। देखो इंडिया के जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस में उन्होंने टी, कॉफी, इंडिगो जैसी चीजें जो है वो उगा के दुनिया भर में बेचने के लिए भी उन्होंने कोशिश की, तो इसीलिए भी उन्होंने यहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप की थी, ठीक है। तो दीज वर द अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप, देखो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जमशेदजी टाटा, बिरलाज और वाडियाज, इन्होंने टेक्सटाइल, स्टील और शिपिंग में इन्वेस्ट किया, और इससे इंडिया में भी जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने भी इसमें अपना योगदान दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। लेकिन स्लो और अनबैलेंस्ड ग्रोथ के कारण क्या थे? वही, एक तो कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसमें इंडिया सिर्फ सप्लायर था रॉ मटेरियल का, ठीक है, और कंज्यूमर था फिनिश्ड गुड्स का। बल्कि इस तरीके से उन्होंने देखा, उन्होंने मैन्युफैक्चरर के तौर पे तो इंडिया को डेवलप करने की कभी कोशिश ही नहीं की। स्टेट सपोर्ट, यूरोप में जैसे कॉलोनियल स्टेट जो थी, अनलाइक यूरोप, कॉलोनियल स्टेट डिड नॉट प्रोवाइड टैरिफ प्रोटेक्शन। तो भारत में अब टैरिफ प्रोटेक्शन नहीं थी, मतलब यहां पर जो बाहर से कोई सामान लाया जा रहा था यूरोपियन मार्केट से या दुनिया भर से, वो जितना मर्जी चाहे डंप किया जा रहा था, और उस पर कोई टैरिफ नहीं डिसाइडेड था कि इतने सामान इतने रेट पे बेचा जाए। इंडियन प्राइसेस जो थे प्रोडक्ट्स के, उससे कम प्राइस पे यूरोपियन प्रोडक्ट्स और विदेशी प्रोडक्ट बेचे गए, और इसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडियन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डूब गई। तो ये टैरिफ वाली जो प्रॉब्लम थी ना, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ भारत में, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिश गुड्स के साथ वही कंपटीशन, क्योंकि वहां से आता था चीप गुड्स और उससे कंपीट नहीं कर पा रहे थे। रीजनल इंबैलेंस, कुछ ही रीजन जैसे जो जो ये कह लो कि नेचुरली जो जो चीजों की अवेलेबिलिटी थी वहीं पे कुछ इंडस्ट्री डेवलप हुई, बाकी नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, रेलवे और पोर्ट्स ब्रिटिश ने बनाए जरूर कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए, लेकिन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं देखने को मिली। उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन के लिए उनका भी इस्तेमाल किया। और लिमिटेड कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास फंड्स की शॉर्टेज थी, फाइनेंस की शॉर्टेज थी, स्किल्ड लेबर नहीं थी, और इसीलिए ब्रिटिश इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। उसके अलावा लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लो वेजेस दिए जाते थे भारत में, पुअर वर्किंग कंडीशन, इसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी सफर करती है और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन भी सफर करता है, ठीक है। कंक्लूजन, मॉडर्न इंडस्ट्री जो भारत में थी ब्रिटिश रूल के समय पे, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से प्रभावित थी, और इंडिजिनियस इनिशिएटिव्स ने ऑल्दो इसमें कुछ जो है वो प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश की, बट दे वर नॉट इनफ। इंडियंस जैसे कुछ सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, जूट, कोल, स्टील, इसमें तो भारतीयों ने कुछ रूट्स डेवलप किए, लेकिन बाकी चीजों में स्लो और रीजनली इम्बैलेंस ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल हमें वही सम अप करना है जो हमने वो रीजंस ऊपर दिए थे, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं 2023 के पेपर पे, ठीक है। 2023 के पेपर में जो पहला सवाल था वो ये देखो,
फिर से वैसे ही गवर्नर जनरल वाला क्वेश्चन है, देख लो। और 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फिर से पूछे, अब की बार एलन बरो के पूछे थे। एलन बरो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे रहे 1842 से 44 के बीच में, और शॉर्ट टेन्योर था, पर मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाना जाता है, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट के लिए जाना जाता है, और ब्रिटिश प्रेस्टीज को भारत में दोबारा रीएस्टेब्लिश करने के लिए जाना जाता है, और लेकिन क्रिटिसाइज किया जाता है इनकंसिस्टेंसी के लिए और कुछ इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स के लिए। अभी एक बार डिस्कस करेंगे जल्दी से उन्हें, ठीक है। तो क्या थे मेन इवेंट्स? देखो, फर्स्ट अफगान वॉर 1842 में खत्म हुई। एलन बरो ने जो किसी तरीके से जो ब्रिटिश फौज अफगानिस्तान से लड़के वापस आ रही थी उसको मैनेज किया विड्रॉ करने में। बहुत नुकसान हो गया था, ऑकलैंड उसे संभाल नहीं पाए थे, जब ब्रिटिश फौज वहां से विड्रॉ करी थी बहुत वर्स्ट मिलिट्री डिजास्टर देखने को मिला उसको। फिर भी जो बचे कुछ सोल्जर्स थे उनको निकालने में एलन बरो ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है, ठीक है। तो उससे उन्होंने एक तरीके से ओनर बचा लिया ब्रिटिश आर्मी का। दूसरा, सिंध पर कब्जा किया 1843, क्योंकि सिंध ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी। सिंध ने अंग्रेजों ने सिंध का यूज करने की कोशिश की, वहां पर उनको अपने सब्सिडरी अलायंस के जरिए अपनी आर्मी देकर यह भी कोशिश की थी कि वहां से रिजर्व फौजों को अफगानिस्तान ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिंध की जो प्रॉब्लम थी वो ज्यादा बड़ी हो गई। सिंध ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और जो ब्रिटिश ट्रूप्स लौट रहे थे उनको रास्ता भी नहीं दिया। नतीजा, उसके बाद एलन बरो ने पहले उनसे ट्रीटी करके सब चीजें रिस्टोर करने की कोशिश की कि भाई हमें रास्ता दे दो, और साथ ही में आप हमसे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करो। पर कोई भी जब सोल्यूशन नहीं निकला तो फाइनल एलन बरो का फैसला था एनेक्सेशन ऑफ सिंध। चार्ल्स नेपियर के जरिए, वो जो ऑफिसर था उसके जरिए उन्होंने अटैक किया सिंध पे, सिंध के अमीरों को बैटल ऑफ मियानी में हराया और फाइनली एनेक्सेशन कर लिया सिंध का। ग्वालियर का कैंपेन 1843 में, हाँ ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ने मराठा फोर्सेस को ग्वालियर में हराया और सिंधियाज की पावर को बहुत कमजोर कर दिया। ऑल्दो सिंधियाज जो है वो पहले ही ब्रिटिश डोमिनेंस में आ चुके थे, पर कहते हैं कि शायद एलन बरो की मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्होंने विद्रोह किया। फिर ऑल्दो बाद में एलन बरो ने उनके उस रिवोल्ट को क्रश जरूर कर दिया। ये तो 3 पॉइंट्स हमने लिख लिए, लेकिन मैं कुछ एडिशनल पॉइंट आपको बता देता हूं जो आप यूज कर सकते थे अगर ज्यादा पॉइंट लिखने हो 8 मार्कर या 12 मार्कर में। तो जैसे एडिशनल पॉइंट्स में कि उन्होंने सोमनाथ के जो गेट थे ना उस पर प्रोक्लेमेशन लिखवाया कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजा था जिसे महमूद गजनी ने लूटा था उसे गुजरात वापस कर दिया, जिससे उन्होंने इंडियन लोगों के सेंटिमेंट्स जीतने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने इंप्रूवमेंट लेके आए आर्मी डिसिप्लिन में जो फेलियर हुआ था अफगानिस्तान में उसके बाद। तीसरा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स के कामों को उन्होंने और ज्यादा एक्सपैंड किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कैनाल्स और मिलिट्री मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए ये सब कुछ उन्होंने किया, पब्लिक वर्क्स का काम। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रास बिहारी बोस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फिर से एक पर्सनालिटी फ्रीडम स्ट्रगल से, एक वॉइसरॉय पे आता है, एक जो है वो पर्सनालिटी मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल से। ठीक है, अब देखो इसमें रास बिहारी बोस, इनके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी थे, क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, और खास तौर पे रेजिस्टेंस जो ऑर्गेनाइज करने में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, और एक करेज और लीडरशिप दिखाई उन्होंने। इंटरनेशनल एफर्ट्स भी जुटाने की कोशिश की, जिसे जो उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बनाता है डोमेस्टिक और ओवरसीज इंडियन हिस्ट्री में, दोनों में। यानी कि उन्होंने डोमेस्टिकली भी एक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और साथ ही इंडिया के बाहर से भी इंटरनेशनल अलायंसेस भी बनाने की कोशिश की। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें रास बिहारी बोस ने बॉम्ब फेंक दिया था लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर दिल्ली 6 में, तो वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है उनकी लाइफ का, जहां से वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए थे। इसके बाद जब वो इंडिया से एस्केप कर गए, जब उनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उन्हें अभियुक्त बनाया गया, तो वो यहाँ से एस्केप कर गए और पहुंचे नॉर्थ अमेरिका। वहां पे कनाडा और यूएस में रहे और वहां गादर पार्टी में 1915 में एक एक्टिव रोल प्ले किया, वहां पे अपराइजिंग को बल दिया उन्होंने। उसके बाद जापान में फिर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई, और इंडियन ऐसे लोग जो इंडिया से किसी तरीके से वजह से वहां पे रह रहे थे, बाहर रह रहे थे, और वो लोग जो सोल्जर्स जो थे, जो जापानीज ने जिनको अरेस्ट किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उन सबको इकट्ठा करके एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी,
आजाद हिंद फौज को रिफॉर्म भी किया था, रिफाउंड भी किया था। ओरिजिनली तो उसे एक जापानीज मेजर फुजियामा ने 2 इंडियन कमांडर्स कैप्टन मोहन सिंह और गुरदयाल सिंह जी की मदद से बनाया था, लेकिन बाद में जब उनमें झगड़ा हुआ तो उसको दोबारा से कंट्रोल में लेने के लिए तब बीच में आए रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें ये आप लिख सकते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने 4 दे दिए ताकि आप इनके बारे में लिख सके और इसके जरिए रास बिहारी बोस की कंट्रीब्यूशन को बता सके। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस क्रिटिकली लाला लाजपत रायज व्यूज अबाउट स्वराज। लाला लाजपत राय के जो व्यूज थे स्वराज को लेके, उनकी बात करनी है। देखो, पहले लाला लाजपत राय को पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि हु वाज लाला लाजपत राय। ही इज नोन एज द पंजाब केसरी, ठीक है, और फ्रंटलाइन नेशनलिस्ट लीडर थे और स्वराज के कट्टर समर्थक थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वो, एक्सट्रीमिस्ट धड़े के इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसको रिप्रेजेंट करते थे और उनका मानना था कि फ्रीडम जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से आ सकती है और सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी के जरिए हासिल किया जा सकता है। मतलब समाज में आर्थिक रूप से हम मजबूत हो सकते हैं और सामाजिक रूप से जब ये जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें मिल जाएगी उसके बाद। ठीक है, स्वराज जो है उनका एक उनके हिसाब से एक ब्रॉडर टर्म थी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से ज्यादा उनका मानना था इसकी वजह से आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे और सामाजिक रूप से भी हमारी जो कंडीशन है वो इंप्रूव होंगी। ठीक है, और ये उनका आइडिया था होलिस्टिक प्रोग्रेस का देश की। ठीक है, जिसमें वो सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं देखते थे, सोशल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी देखते थे। लाला लाजपत राय ओवरऑल हम देखें तो वही तीनों एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट वो चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस का आइडिया उन्होंने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि पूरे तरीके से सेल्फ रूल होना चाहिए, हमें किसी की डोमिनेंस में नहीं रहना। और स्वराज उनके हिसाब से था कंट्रोलिंग द डेस्टिनी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन और हम कानून बनाने में हमारा निर्णायक रोल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इसी हिसाब से किए जाएं कि लॉ मेकिंग में हम और हमारे लोग ही जो हैं वो शामिल हो। होम रूल लीग के जरिए भी उन्होंने यही चीज जो है वो प्रमोट करने की कोशिश की थी। सोशल एस्पेक्ट में देखें तो स्वराज, अब जैसे एक बहुत बड़ी चीज है, लाला लाजपत राय के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे इस देश के अखबारों को प्रभावित करने की आजादी मिल जाए तो मैं सब पे बड़े अक्षरों में, बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिख दूंगा कि बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए जो है वो खाना और सबके लिए शिक्षा। तो यानी ये उनका दिखाता है कि वो क्या चाहते थे। तो स्वराज जो है वो इनकम्प्लीट होगा अगर सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। जो दबा कुचला है समाज में हमारे, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो निचली जाति के लोग हैं, उनको शिक्षित करके हमें ऊपर उठाना होगा और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी होगी, ये उनका विचार था। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में लाला लाजपत राय स्वराज और स्वदेशी इन दोनों को एक साथ देखते थे। उनका मानना था कि जब हम स्वदेशी चीजों पर अपनी निर्भरता बनाएंगे तो स्वराज अपने आप आ जाएगा, आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। उनका मानना था कि देसी उत्पाद करने वाली इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस हासिल करें और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से आजादी पाए। ठीक है, तो ये उनका इकोनॉमिक। क्रिटिकल व्यू देखें तो उनके आइडियाज इंस्पायरिंग जरूर थे, लेकिन उनके स्वराज के विजन को ऐसे देखा जाता है कि उसमें क्लैरिटी नहीं थी कि कैसा होना चाहिए। उसमें वो काफी हद तक कई चीजों में वो उलझे हुए थे, तो ये इसीलिए वो इमीडिएट स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किस तरीके से करना है उसको लेके, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन देखे तो लाला लाजपत राय के हिसाब से स्वराज जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तक नहीं, वो सोशल और इकोनॉमिक, सोशल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक सफिशिएंसी हासिल करना भी था। ठीक है, और उनका विजन जो था उसी ने ग्राउंड वर्क और फाउंडेशन तैयार की और दूसरे लीडर्स की सोच को प्रभावित किया, जैसे गांधी और नेहरू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। ऑल्सो हाईलाइट द मेजर रीजंस फॉर डीकॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मेजर रीजंस फॉर डीकॉलोनाइजेशन क्या थे। अब आ जाते हैं डीकॉलोनाइजेशन पे। पहले डीकॉलोनाइजेशन होता क्या है।
ये हमने पहले भी क्वेश्चन एक डिस्कस किया। डीकोलोनाइजेशन हिस्टोरिकल प्रोसेस है, जब जो कॉलोनीज थी, जो यूरोपियन देशों के ज्यादातर कंट्रोल में थी कॉलोनीज, जिनको वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते थे, जब उन्होंने आजादी हासिल करना शुरू किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, तो वो प्रोसेस डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस कहलाया। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंपीरियल पावर्स अपना कंट्रोल जो है वो खत्म करने लगी। और ये सिर्फ पॉलिटिकल सेपरेशन नहीं था, ये एक स्ट्रगल था इकोनॉमिक ऑटोनॉमी हासिल करने के लिए, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने के लिए ये एक बड़ा जो है वो कदम था। सभी देश जो भी डीकोलोनाइज हुए थे वहां पे कल्चरल रिवाइवल देखने को मिला, और साथ ही उन लोगों को अपनी राष्ट्रीयता, अपनी नेशनल आइडेंटिटी वापस मिली। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को मिड 20th सेंचुरी में पूरे तरीके से बदल देता है, और इसकी वजह से कई नए न्यू नेशन स्टेट्स डेवलप होते हैं। आप इंडिया को ही देख लो, इंडिया एज आइडिया ब्रिटिश के भारत में एंटर करने से पहले था ही नहीं। ठीक है, बट इंडिया और हम में कुछ चीजें कॉमन हैं देश के लोगों में, वो सब चीजें हमें जोड़ने में सफल रही, और आखिरकार हम जो है वो यूनाइट हुए एज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे देशों के साथ हुआ, नए नेशन स्टेट्स डेवलप हुए जो पहले नहीं थे। पहले तो मराठा कोई अलग थे, कुछ कुछ मुगलों के इलाकों के पास ही थे, कुछ राजपूत थे, कुछ जाट थे, कुछ सिख, सब अलग अलग थे। ठीक है, और मेन बॉडी अगर देखें तो कॉन्सेप्ट एंड मेजर रीजंस, तो डीकोलोनाइजेशन इंप्लाइज एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, इसका मतलब कॉलोनियल रूल का खात्मा, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवर्न गवर्नमेंट जो अपने आप आत्मनिर्भर है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। और ये सोवर्न गवर्नमेंट्स जो पहले कॉलोनाइज्ड लोगों के द्वारा, कॉलोनाइज्ड पीपल के द्वारा जो है जहां पे सरकार चलाई जाती थी, अब वो आत्मनिर्भर थे। और इसमें कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स जो थे वो खत्म करना भी शामिल है, चाहे सोसाइटी में, इकोनॉमी में या कल्चर में हो, सब चीजों से बाहरी कॉलोनियल इंपैक्ट को खत्म करना कॉलोनियल डीकोलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। मेजर रीजंस, पहला वर्ल्ड वॉर्स जो हुई, ये ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोपियन देशों की हेजेमनी को कमजोर कर गई। ये वॉर जो मेनली यूरोप में लड़ी गई थी, उसकी वजह से उन पर बहुत आर्थिक दबाव आ गया, और जिसकी वजह से उनको डीकोलोनाइजेशन करना पड़ा। नेशनलिज्म का जब राइज हुआ, जैसे एशिया और अफ्रीका में गांधी, नकुमा और होचिमिन जैसे जो अलग अलग जो रीजन्स हैं, यहाँ पर अलग अलग लीडर्स ने क्या किया कि आजादी के लिए जो है वो दबाव डाला। ठीक है, इन्फ्लुएंस देखें तो अटलांटिक चार्टर जो 1941 में साइन किया गया 1914 में, इसमें उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जो सपोर्ट दिखाया, और यूएसए और यूएसएसआर जो दो बड़ी महाशक्तियां बने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इन सब चीजों ने दबाव डाला यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन देशों पर कि वो डीकोलोनाइजेशन करें और अपने कंट्रोल जो दुनिया भर के हिस्सों पर है उन्हें खत्म करें। इकोनॉमिक बर्डन तो एक बड़ी चीज थी कि वॉर्स के बाद जब सब जगहों पे लोग अपने हक मांगने लगे थे, रिसोर्सेज में हिस्सा मांगने लगे थे, और लॉ मेकिंग में भी इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, तो ऐसे में उन कॉलोनीज को चलाना प्रॉफिटेबल रह नहीं गया था, और इसकी वजह से फिर इंपीरियल पावर्स को डीकोलोनाइजेशन करना पड़ा। ग्लोबल ओपिनियन भी बदल रहा था, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स बढ़ रहे थे गांधी जैसे लोगों की वजह से, जिन्होंने एक्सपोज कर दिया था कि ब्रिटिश सिविलाइजेशन एफर्ट्स को। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स जो वायलेंस हुए थे, तो उसकी वायलेशंस हुए थे, उसकी वजह से भी जो है जो कॉलोनियल पावर्स थी उनके अगेंस्ट एक पूरा माहौल बन गया था, और नतीजा था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो डीकोलोनाइजेशन वो इनएविटेबली था। कंक्लूजन के तौर पे देखें तो डीकोलोनाइजेशन एक लैंडमार्क ग्लोबल प्रोसेस था, जिसने सेंचुरीज के जो कॉलोनाइजेशन के जो एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स थे उनको खत्म किया। ठीक है, और लोगों को इसके जरिए सेल्फ डिटर्मिनेशन मिली, लोगों की आवाजें बुलंद हुई, और उसके साथ ही नए नेशंस उभरे वर्ल्ड अफेयर्स के में। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, डिस्कस क्रिटिकली मेजर ट्राइबल अपराइजिंग्स, सिविल रिबेलियंस, दूसरा सिपाही म्यूटनीज इन इंडिया एंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग 1757 टू 1856। देखो, पहली बात तो 1856 तक, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले हुई
तीनों तरीके के विद्रोह, चाहे वो ट्राइबल अपराइजिंग हो, चाहे सिविल हो, चाहे सिपाही म्यूटिनी हो, उनको आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है कि उनमें क्या कमियां थी, क्या उनमें पॉजिटिव्स थे, वो सब। ठीक है, और पीरियड क्लियरली बताया गया 1757 से 1856। देखें कैसे इसको जो है आपको एड्रेस करना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 20 मार्कर में पूछा गया था। ठीक है, चलो हम यहां देख लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से बनाया कि आप 12 मार्कर या 8 मार्कर में अब पूछा जाए तो इसको अटेम्प्ट कर सके। 1757 से 1856 के बीच में इंडिया में बहुत सारे रेजिस्टेंस देखने को मिली ब्रिटिश रूल के खिलाफ, चाहे वो फिर ट्राइबल हो, सिविल हो, चाहे सिपाही। आपने इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहा है। उसके बाद बहुत हद तक ये लोकल इन कैरेक्टर थी, मास स्केल पर या बड़े रीजन में ये स्प्रेड नहीं हुई थी, लेकिन ये दिखाती थी क्या, उस समय हाईलाइट करती थी उस समय की सोशो इकोनॉमिक डिसकंटेंट को, लोगों की नाराजगी को, समाज में जो चेंजेस लाने की कोशिश की थी उसके खिलाफ नाराजगी को, आर्थिक रूप से जो हालत खराब की थी उसको, और कॉलोनियल पॉलिसीज के द्वारा जो वल्नरेबिलिटी पैदा कर दी थी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारे तीनों तरीके के रिवोल्ट्स देखने को मिले, चाहे ट्राइबल हो, चाहे सिविल हो, चाहे सिपाही म्यूटिनी हो। ट्राइबल अपराइजिंग्स में एग्जांपल, संथल्स ने 1855-56 में विद्रोह किया मनी लैंडर और जमींदारों के खिलाफ और ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ। ठीक है, सिद्धू और कानू मुर्मू उसमें लीडर थे। कोल अपराइजिंग यहाँ पे छोटा नागपुर रीजन में हुई, जहां पे जमीनों से अधिकार छीने जाने लगे थे कोल्स के। खोंड ने चक्रा बिसोई के अंडर ये क्योंकि उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स जो हैं उसमें ब्रिटिश इंटरफेरेंस कर रहे थे, इसलिए विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो ये तीन हो गए। सिविल रिबेलियंस में देखें तो सन्यासी फकीर रिबेलियन सबसे पहले बंगाल में हुआ, उसके बाद पाइका विद्रोह डाउन साउथ 1817 में, जिसमें बख्शी जगत बंधु विद्याधर जो उड़ीसा के थे उनको बेसिकली उन्होंने जो है वो इस रिवोल्ट को लीड किया, जब वहां पर अन्याय होने लगा था पाइका के साथ, जो किसान थे। ठीक है, जो किसान थे बेसिकली उनके साथ जब विद्रोह, मतलब खराब सुलूक ब्रिटिश कर रहे थे, उनके ऊपर हेवी टैक्सेशन इंपोज कर रहे थे, तो बख्शी जगत बंधु विद्याधर ने तब जो पाइका पीजेंट थे उनको इकट्ठा करके एक रिवोल्ट किया था। पॉलीगर या जमींदार रिवोल्ट। पॉलीगर देखो, पॉलीगर, नायक, अगर हम इनकी बात करते थे कौन थे, जनरली विजयनगर जो एम्पायर था, विजयनगर से अलग हुए पॉलीगर और नायक। और ये पॉलीगर और नायक विजयनगर के जमाने में भी इनको इतनी ज्यादा पावर्स, ये जमींदार या फिर मिलिट्री जो हेड्स थे उनको इतनी पावर्स थी कि वो अपने इलाकों को खुद मैनेज करते थे, खुद उनसे टैक्स कलेक्शन करते थे, खुद लॉ बनाते थे, सब चीजें उनको ताकत थी। ब्रिटिश ने आके उनको अपने अंडर लेने की कोशिश की और उनको उनके साथ ना, लेकिन टर्म्स जो है वो मैच नहीं किए। विजयनगर ने उन्हें बहुत प्रिविलेजेस दिए थे, ब्रिटिश ने उनको लिमिटेड प्रिविलेजेस में कहा कि आप इसमें ही जो है वो काम चलाओ और टैक्स कलेक्ट करो, अपने पास एक हिस्सा रखो, बाकी हमें दो। इस पर पॉलीगर और नायक अग्री नहीं करते और इसकी वजह से साउथ इंडिया में रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक सिविल रिबेलियन था। सिपाही म्यूटिनी सबसे पहली वेल्लोर में हुई थी साउथ इंडिया में, पहली जॉर्ज बेरलो के समय पे। ठीक है, ड्रेस कोड की वजह से। बरकपुर म्यूटिनी बर्मा में, जो नदी क्रॉस करके जाना था या समुद्र क्रॉस करके जाना था बर्मा में, और इससे ये माना जाता था हिंदू धर्म के जो सिपाही थे उनका धर्म भ्रष्ट होता था, इसके लिए 1824 में बरकपुर म्यूटिनी हुई थी। और उसके अलावा और छोटी मोटी म्यूटिनीज जिसमें कई बार हार्श डिसिप्लिन, लो सैलरीज या फिर कल्चरल इंटरफेरेंस रीजन रहते थे, ये सब हुए। अब ओवरऑल क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो वही है ओवरऑल जो हमने इंट्रोडक्शन में भी जो झलकी दी थी कि लोकलाइज्ड इन नेचर थे, बहुत हद तक रीजन स्पेसिफिक थे, नेशन वाइड कोऑर्डिनेशन या अप्रोच थी नहीं। अलग अलग ग्रीवियंस थे, अलग अलग मामलों में ट्राइबल, पीजेंट और एलीट सिपाही सब अपने कारणों से उनके नाराजगी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, सबकी अलग अलग थी, तो उनमें यूनिटी का कोई एक यूनिफाइंग फैक्टर था ही नहीं। लीडरशिप लिमिटेशंस, ट्रेडिशनल लीडर्स के पास संसाधन नहीं थे, ना ही कोई मॉडर्न स्ट्रैटेजीज थी। ठीक है, कॉमन आइडियोलॉजी भी नहीं थी, एब्सेंस ऑफ कॉमन आइडियोलॉजी, जिसकी वजह से कोई नेशनल जो है वो ये अप्रोच ले पाता ये स्ट्रगल, तो इसी वजह से बहुत हद तक रीजनली रह गए। लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस डिस्पाइट फेलियर, एक पॉजिटिव आउटकम भी है इस क्रिटिकल एनालिसिस में कि इस रेजिस्टेंस ने कम से कम एक आधार तैयार किया एक बड़े रिवोल्ट या स्ट्रगल के लिए, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल कंक्लूजन, ये तीनों ही तरीके के ट्राइबल, सिविल और सिपाही म्यूटिनीज ये सिग्निफिकेंट थे। इन्होंने नाराजगी को दर्शाया, जो अलग अलग वजहों से नाराज थे ये ग्रुप्स, और ऑल्दो फ्रेगमेंटेड थे, लिमिटेड अप्रोच थी और
अनसक्सेसफुल थे, बट फिर भी दे इंस्पायर्ड फ्यूचर अपराइजिंग्स एंड मूवमेंट्स, एंड ऑल्सो they became the base for revolt of 1857. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था आपका 2023 का पेपर। अब आते हैं हम 2024 के पेपर पे। इसमें जो क्वेश्चन था वो ये देख लेते हैं। देखो, ये था ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये देखो क्वेश्चन, 19th सेंचुरी वेस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और गुजरात। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वेस्ट इंडिया के, वेस्टर्न इंडिया के, महाराष्ट्र गुजरात रीजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के वेस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र गुजरात, यहां पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की एक वेव देखने को मिली। यहां पर कॉलोनियल मॉडर्निटी, जैसे जो मॉडर्निटी थी, जैसे उनके यहाँ पे कास्ट सिस्टम जैसे इविल नहीं थी, इनइक्वालिटीज थोड़ी कम थी, कास्ट बेस्ड सोशल इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज नहीं थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जरूर थी। ठीक है, पर उनके यहाँ पे कम से कम जैसे विमेन को जिस तरीके से वो रिस्पेक्ट देते थे, वो चीजें मॉडर्न थी। ठीक है, और अंधविश्वासों पे बिलीव नहीं करते थे, देवर लाइक मॉडर्न आइडियाज। वेस्टर्न एजुकेशन जिसके जरिए लोगों की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग डेवलप होती थी, तो वो भी थी। ठीक है, और एक चीज के मिडिल क्लास जैसे जैसे हमारे देश में डेवलप हो रहा था, तो वो सब जो है ना वो रिफॉर्म्स चाहते थे, समाज में सोशल इविल से वो को खत्म करना चाहते थे, और लोगों में चाहते थे कि लॉजिकल अप्रोच और रैशनलिस्ट अप्रोच हो, और हिंदू सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना ही मकसद था मेनली वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और महाराष्ट्र रीजन्स में। और ये पीरियड जो है ना, इसमें प्रोग्रेसिव थॉट भी जो है उसकी भी वो भी उभरनी शुरू हुई, और साथ ही नेशनलिस्ट अवेकनिंग भी उभरनी शुरू हुई। मैं अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब देखो, जब इसने बात की है ट्रेस द डेवलपमेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, देखो यहां पर आप क्या क्या डाल सकते हैं। देखो, अर्ली रिफॉर्म इनिशिएटिव, क्रिश्चियन मिशनरीज और वेस्टर्न एजुकेशन जब भारत में आई तो नए आइडियाज आए। दादोबा पांडुरंग जैसे लोगों ने मोनोथीज्म की वकालत की कि एक ही ईश्वर को माना जाना चाहिए, और कास्ट रिजिडिटीज को उन्होंने खत्म करने की बात की। प्रार्थना समाज ने 1867 में बॉम्बे में जो है वो बेसिकली अपना बहुत अच्छा काम किया। वैसे ब्रह्मो समाज जो बंगाल से आया था, ब्रह्मो समाज ने जैसे एक तरीके से लोगों की सोच को बदल दिया था। उसने प्रार्थना समाज जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी 1867 में बहुत हद तक प्रभावित किया। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली प्रार्थना समाज ने एक गॉड को मानने की बात पर फोकस किया, मूर्ति पूजा को उन्होंने कहा कि खत्म किया जाना चाहिए, विडो रीमैरिज पर उन्होंने जोर दिया, विमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया, और सोशल इक्वालिटी भी। ठीक है, तो ये हमें प्रार्थना समाज के जरिए देखने को मिला। ठीक है, उसके अलावा परमहंस सभा और प्रार्थना समाज के थिंकर जैसे आरजी भंडारकर और एमजी रानाडे ने मॉडर्न नेशनलिज्म को जो है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, कि नेशनलिज्म को उन्होंने प्रमोट किया। अब इसमें ना एक चीज यहाँ पे, एक जो मैंने नहीं मेंशन किया लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं, आर्य समाज का रोल। आर्य समाज 1875 में बना था, इनके बाद, मतलब आप ये कह लो प्रार्थना समाज के बाद आर्य समाज। आर्य समाज जो है ना वो उसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी, और आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आर्य समाज ने अपने इतिहास पे, अपने वैदिक ग्रंथों पर ये बताया कि वो बहुत रिच थे, हमारा इतिहास बहुत रिच था, हम एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में विश्व गुरु थे, और सबसे ज्यादा जो है वो समझ रखते थे। ठीक है, और एक तरीके से हमें सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करवाया आर्य समाज ने। आर्य समाज ने आगे चल के कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने वेदों को कोट करके बताया कि उसमें ऐसे इविल्स नहीं थे, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भी, और एजुकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया आर्य समाज ने, जिसने मॉडर्न एजुकेशन के साथ जो है वो वैदिक एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो उसने भी अपना एक बहुत बड़ा काम किया था। विमेन राइट के लिए आचार्य ज्योतिराव फूले, वो भी महाराष्ट्र में, और सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भी बहुत टायरलेसली काम किया विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और चाइल्ड मैरिज जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। और पंडिता रमाबाई ने भी इस स्ट्रगल को आगे जारी रखा, तो विमेन राइट्स के लिए भी बहुत काम हुआ वेस्टर्न इंडिया में। एंटी कास्ट मूवमेंट, जैसे ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में, जिसके जरिए ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया, और उसके अलावा इक्वालिटी पर जोर दिया, और कास्ट अपलिफ्टमेंट के भी प्रयास किए।
तो ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म जो वेस्टर्न इंडिया में हुए ना, दे वर कंबाइंड विद लिबरल थॉट्स, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स और एंड बोल्ड इनिशिएटिव्स। चाहे आप इसमें प्रार्थना समाज ले लें, चाहे आर्य समाज का रोल ले लें एजुकेशन में और आगे जो सेंस ऑफ प्राइड डेवलप करने में, ठीक है, आचार्य ज्योतिबा फूले का रोल ले लें, ठीक है, पंडिता रमाबाई का रोल ले लें, ठीक है। तो दीज वर ऑल द एफर्ट्स जिसकी वजह से आज के मॉडर्न इंडिया को अपनी शेप मिली, ठीक है, और नेशनलिज्म को इसकी वजह से सपोर्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये जो सवाल आपके पेपर में था 2024 में, ये था हाईलाइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी अप्रोच टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दो पर्सनैलिटीज, दोनों की अप्रोच में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड में कैसे, उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे, वो आपको यहां पे बताना। तो पहले बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दो टावरिंग इंडियन लीडर्स हैं भारत के इतिहास में देखा जाए तो। दोनों फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे और दो डिफरेंट जनरेशंस को वो बिलोंग करते थे। तिलक वाज अर्लियर एंड गांधी केम इनटू सीन मच लेटर, पर तिलक को लोकमान्य नाम से जाना गया और उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिर में और 20वीं शताब्दी के शुरू में लोगों में नेशनलिज्म को प्रमोट किया। वहीं गांधी जो थे वो सेंट्रल फिगर बन गए 1919 के बाद या 1917-18 के बाद, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि दोनों का एक ही मकसद था, स्वराज हासिल करना, पर थोड़े से आइडियोलॉजी और मेथड्स में उनके डिफरेंस था। सिमिलैरिटीज क्या थी, एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहला, गोल ऑफ स्वराज, दोनों का मकसद सेल्फ रूल हासिल करना था, ये दोनों का कॉमन गोल था। मास मोबिलाइजेशन, तिलक भी चाहते थे गणपति और शिवाजी उत्सवों के जरिए सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, और गांधी भी नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। अपील टू ट्रेडिशन, तिलक जो है वो रिलीजियस कल्चरल सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, गांधी जी ने भी राम राज्य जैसे शब्दों का और मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज का इस्तेमाल किया। तो धर्म को दोनों ने ही जो है इस्तेमाल किया, जो है वो लोगों को एकत्रित करने के लिए और लोगों को एक विजन दिखाने के लिए। डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, अब हमें यह पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने तो बॉयकॉट, स्वदेशी, पैसिव रेजिस्टेंस ऐसी चीजों को प्रमोट किया। गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह जैसी चीजों को प्रमोट किया। स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बेसिकली अर्बन मिडिल क्लास और यूथ को ही जो है वो आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रयास किया, मोबिलाइज किया। गांधी जी का मकसद था किसान, वर्कर्स, महिलाएं, सबको इसमें शामिल किया जाए और इसको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। ये डिफरेंस था, ठीक है। आइडियोलॉजिकल बेसिस देखें तो तिलक स्वराज को सबसे पहला जो है उस पर उन्होंने ज्यादा जोर रखा और सोशल रिफॉर्म को बाद में पीछे रखा। वहीं गांधी जी के हिसाब से सोशल रिफॉर्म और स्वराज, चाहे अनटचेबिलिटी हो, खादी का प्रयोग हो, विलेज अपलिफ्टमेंट हो, वो इस स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है। उन्होंने इस तरीके से उसे अप्रोच किया, ठीक है। तो ये जैसे मतलब तिलक के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वाज इंपॉर्टेंट, सोशल रिफॉर्म्स पर वो उतने ज्यादा प्रखर नहीं थे, पर गांधी उन सबको साथ में लेकर चलने वाले थे। कंक्लूजन के तौर पे देखें तो गांधी और तिलक दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को भारतीय इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। तिलक ने जहां असर्टिव पॉलिटिक्स और लोगों को पॉपुलरली मोबिलाइज करके एक जन सभा बनाने, जन मानस विद्रोह बनाने की कोशिश की, गांधी ने उसको जन मानस विद्रोह के साथ साथ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट भी बना दिया। दोनों की थोड़ी थोड़ी अप्रोचेस डिफरेंट थी, लेकिन दोनों के जो आइडियाज थे वो इंडिया के नेशनल मूवमेंट को एक अलग शेप देते, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन फॉर 2024 हमारा ये रहा, ये चलो, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल क्राइसिस ड्यूरिंग 1904 to 1914 which led to the first world war, ठीक है। वेरियस इंटरनेशनल क्राइसिस जो 1904 से 14 के बीच में हुए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई, ये आपको बताना है क्या वो क्राइसिस थे। देखो, पहला कि ये डेकेड 1904 से 14 का, इसमें सीरीज ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस हुए थे जिससे टेंशंस बढ़ी ग्रेट पावर्स के बीच में। उस समय जो ग्रेट पावर्स थी, और
क्राइसिस जो था इंपीरियल राइवलरीज की वजह से था। बड़े सारे एम्पायर्स थे जो आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी जेलसी या दूसरे के एक्सपेंशन से वो जो थ्रेटन थे, और उनके एम्बिशंस अलग अलग थे, एक ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी एक्वायर करने के, और अलायंसेस भी उनके बने हुए थे जो बड़े फ्रेजाइल थे, जो कभी भी बन सकते और कभी भी टूट सकते थे। और इसकी वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आगे दिखने ही लगे थे। तो अब क्या क्या थे, पहला देखो, फर्स्ट मोरक्कन क्राइसिस ऑफ 1905-1906। जर्मनी ने, जब फ्रेंच ने अफ्रीका में उनके पड़ोस में मतलब अफ्रीका में मोरक्को है, बिल्कुल आप ये कहो कि स्पेन से बिल्कुल लगता हुआ है, बीच में गिब्राल्टर स्ट्रेट है बस, वहां पर फ्रेंच ने जाके जब मोरक्को पे कंट्रोल किया तो जर्मनी ने उसका विरोध किया। और एक तरीके से उनका जो अलायंस था तो जो बेसिकली फ्रेंच जो है वो एक अलायंस बना चुके थे रशियंस के साथ और ब्रिटिश के साथ मिलके, उसको एक तरीके से जर्मनी ने उसका विरोध किया, ठीक है। और फिर एलजीसीआर सिराज कॉन्फ्रेंस जो 1906 में हुई, उसने फ्रेंच क्लेम्स को एक तरीके से मंजूरी दे दी या अपहेल्ड किया। इससे जर्मनी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया। जर्मनी ने खुल के विरोध किया कि ये जो आपने मोरक्को पे कब्जा किया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत हद तक फ्रेंच को सपोर्ट मिला दुनिया भर का और यूरोपियन नेशंस का, बल्कि जर्मनी इसमें आइसोलेट होता हुआ दिखा। बोस्नियन क्राइसिस 1908-1909। ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब बोस्निया हर्जेगोविना को अनेक्स किया, ये साउथ स्लाविक रीजन्स में से एक था, और इससे सर्बिया और रशिया दोनों को ही नाराजगी हुई कि बोस्निया जो एक स्लाविक नेशन है उसको क्यों कनेक्ट किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने। और इसमें कोई वॉर नहीं हुई, पर इसकी वजह से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में नाराजगी या गुस्सा जैसा या कह लो हॉस्टिलिटी जैसा माहौल बन गया। वॉर नहीं हुई कोई भी, वॉर तो फिर वो हमने वर्ल्ड वॉर 1 में ही देखी, जिसमें सर्बिया जो है उसके कुछ लोगों ने ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे आर्कड्यूक फर्डिनैंड, उनकी हत्या कर दी थी। ये इसी वजह से हुआ था। बोस्निया पे जो कब्जा किया था पड़ोसी देश पे, बोस्निया भी एक स्लाविक नेशन था, पड़ोस में सर्बिया भी एक स्लाविक नेशन था, और सर्बिया को यह मंजूर नहीं था कि बोस्निया पे कब्जा हो, क्योंकि अगर आज बोस्निया पे हो रहा तो अगली बारी फिर किसकी है, सर्बिया की। तो इसी वजह से ये टेंशंस क्रिएट करता, और फाइनली उसका नतीजा था वर्ल्ड वॉर 1 से बिल्कुल पहले वाला इवेंट जो आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या हुई, वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि सर्बियंस के अंदर जो है वो एक हॉस्टिलिटी वाला भाव जो है वो आ गया था ऑस्ट्रो हंगेरियंस के प्रति। सेकेंड मोरक्कन क्राइसिस, अगादीर क्राइसिस 1911। जर्मनी ने गन बोट पैंथर को भेज दिया अगादीर आइलैंड पे फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए। ब्रिटेन ने यहां फ्रांस को सपोर्ट किया, और यहां उनका जो एंटॉन्ट था ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का, वो और स्ट्रांग हो गया जर्मनी के अगेंस्ट। बाल्कन वॉर्स 1912 से 1913। इस वॉर ने ऑटोमन्स को बहुत हद तक कमजोर कर दिया, क्योंकि इसमें इटली के अगेंस्ट जब ऑटोमन्स आए तो सेकेंड बाल्कन वॉर, इसकी वजह से बहुत हद तक बाल्कन स्टेट्स में भी राइवलरी होगी। ऑस्ट्रिया ने अल्बानिया जैसे देश को सपोर्ट किया सर्बिया को काउंटर करने के लिए, उसको कमजोर बनाने के लिए, और इससे रिलेशंस और भी खराब हुए यूरोप में। आगे आर्म्स रेस और नेवल राइवलरी। जर्मनी ने अपने नेवल एक्सपेंशन करने शुरू कर दिए, जिससे ब्रिटेन की जो नेवल सुप्रीमेसी थी, अगर नेवी के मामले में देखें तो ब्रिटेन वर फार सुपीरियर, पर जर्मनी ने जैसे जैसे अपनी नेवी को एक्सपैंड किया था, जिस तरीके से उन्होंने हथियार जुटाए थे, सबमरीन्स बनाई थी, उससे डर फैलना शुरू हो गया था। इससे स्ट्रगल जल्दी ही इनएविटेबल दिख रहा था, जल्दी ही हो सकता है दोबारा, और जो इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग थी जर्मनी की, उसने भी वॉर एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो 1904 से 1914 के जो क्राइसिस थे, इसने शक और सस्पिशन पैदा कर दिया सभी देशों को के अंदर दूसरे ग्रुप के प्रति, और अलायंसेस हार्ड होने लगे, और स्ट्रॉन्ग रिजिड ग्रुप्स बनने लगे, और एक मिलिटरिज्म का, फौजों को तैयार करके लड़ाई के लिए बनाने का एक माहौल तैयार हो गया था। और इसी इंसिडेंट्स की वजह से कन्फ्रंटेशन देखने को मिले, बाल्कन टेंशन हो चाहे कुछ, और उसके अलावा फाइनली जो आखिरी था वो आर्कड्यूक फर्डिनैंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस थे, उनकी हत्या, और फाइनल सर्बिया पे अटैक, वो ट्रिगर कर देता है वर्ल्ड वॉर 1 को। ठीक है, तो ये था आपका कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने 2016 से 24 के डिस्कस किए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प करेंगे आपकी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में, आपके नेक्स्ट जो मेंस एग्जाम है उसमें GS1 के पेपर को, उसमें हिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है उसके लिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।